हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल व उनके उत्खननकर्ताओं के बारे में। इसके अलावा मैं आपको हड़प्पा सभ्यता से पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही एक बेल आइकन का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला हड़प्पा कालीन स्थल है हड़प्पा और इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता दयाराम साहनी या माधो स्वरूप वत्स हैं। तो कैसे हम एग्जाम में याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता या जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये दयाराम साहनी ने खोजा है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हड़प। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का मकान किसी व्यक्ति ने हड़प लिया है तो आपको क्या आएगी, उस व्यक्ति पर दया आएगी। तो इस तरीके से आप एग्जाम में याद रखेंगे दयाराम साहनी को। अगला हमारा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो है मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो की खोज की थी या उत्खननकर्ता का नाम है रखालदास बनर्जी। कैसे हम इसको एग्जाम में याद रखेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर इसको याद रखने के लिए आप रखेंगे मोरा बनजा। क्या बनाएंगे, मोरा बनजा या मेरा बनजा, मेरा बन जा। तो मोरा से क्या है, मोहन जोदड़ों का मोह आ जाएगा और यहाँ पर देखिए रा आ रहा है। तो मोरा और बनजा, बनजा से बनर्जी आप याद रखेंगे। तो मोरा बनजा से आप मोहन जोदड़ों के उत्खननकर्ता रखालदास बनर्जी का नाम आसानी से याद रख पाएंगे एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले स्थल की ओर। अगला हमारा हड़प्पाकालीन स्थल है चंदूहड़ो और इसके उत्खननकर्ता का नाम है गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके। ये प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी में, चंदूहड़ो के उत्खननकर्ता के नाम। तो इसमें अर्नेस्ट मैके के बारे में पूछा गया था। तो हमें दोनों याद रखने हैं। तो देखिए कैसे याद रखते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, चंदूहड़ो। इसको मैंने हर वीडियो में आपको बताया है जो सभ्यता से संबंधित थे, हड़प्पा सभ्यता से, कि जहाँ पर चंदूहड़ो आए आपको बनाना है वहाँ पर चांद सी। तो चांद सी कोई दुल्हन या चांद सी महबूबा, जो भी आप समझ लीजिए, वो उसकी शादी हो चुकी है और वो जा चुकी है अपने मायके। कहाँ जा चुकी है, मायके। तो मायके से आप मायके को रिलेट कर लेंगे। फिर से बता देता हूँ, चंदूहड़ो मतलब चांद सी बना लेंगे, चांद सी दुल्हन कोई अपने मायके जा रही है तो मायके से आप मायके बना लेंगे। इसके अलावा तो जो व्यक्ति जिससे उसकी शादी हुई थी वो अब मज़े में घूम रहा है, तो मज़े में से आप मजूमदार बना लेंगे। तो ये देखिए मज़े में घूम रहा है तो मज़े में से आप मजूमदार निकाल लेंगे। फिर से बता देता हूँ, चंदूहड़ो यानी कि चांद सी दुल्हन चली गई है अपने मायके, तो मायके से बन जाएगा मायके, और जिससे वो शादी हुई है अब वो व्यक्ति मज़े में घूमेगा तो उससे आप निकाल लेंगे गोपाल मजूमदार का नाम। बढ़ते हैं अगले स्थल की ओर। अगला स्थल है कालीबंगन और कालीबंगन के खोजकर्ता है उत्खननकर्ता हैं बीवी लाल और बीके थापर। कैसे इसको एग्जाम में याद रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है काली और यहाँ पर क्या आ रहा है, लाल। तो ये क्या है, दोनों कलर हैं। तो इस तरीके से आप को रिलेशन से ऑप्शन लगा लेंगे काली और लाल का। इसके अलावा आपने सुना होगा काली स्याही किसी पर पोत दी या थोप दी। तो काली स्याही पोत दी, क्या कर दी, पोत दी या थोप दी। तो ये देखिए थोप दी से थापर आप बना लेंगे, बीके थापर का नाम याद रख लेंगे। तो बीबी लाल और बीके थापर कालीबंगन जो हड़प्पाकालीन स्थल है उसके उत्खनन करता है। देखिए काली से लाल ये कलर हो जाएगा और काली स्याही थोप दी तो उसे थापर आप बना लेंगे। अगला हमारा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो है कोट दीजी और इसके उत्खननकर्ता का नाम है फजल अहमद। कैसे इसको एग्जाम में याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कोट दी। कोट दी को आप क्या बना लेंगे, काट दी। क्या बनाएंगे, काट दी। क्या काट दी आपने, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है फजल और इसको बनाएंगे आप फसल। क्या बनाएंगे, फसल। तो ये हो जाएगा हमारा कोट दीजी के उत्खननकर्ता फजल अहमद। तो काट दी और फसल, तो काट दी फसल, काट दी से कोट दीजी और फसल से फजल। इस तरीके से आप एग्जाम में ऑप्शन रिलेट करके लगा लेंगे।
अगला हमारा हड़प्पाकालीन स्थल है रंगपुर और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव, और लोथल इसके भी रंगनाथ राव हैं। तो कैसे एग्जाम में याद रखेंगे? तो याद रखेंगे रंग लो रंग से, रंग लो रंग से, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो रंग लो रंग से का मतलब ये है कि रंग से क्या है रंगपुर, लो से क्या है लोथल। तो रंग लो में रंग से रंगपुर, लो से लोथल, और रंग से तो ये रंग इसमें भी आ जाएगा, तो रंगनाथ राव आपको याद आ जाएगा। तो रंग और रंगनाथ ये तो ऑप्शन वैसे ही आप मैच कर लेंगे, और लोथल के भी रंगनाथ राव हैं, तो रंग लो रंग से आप ये दोनों याद रख लेंगे। अगला हमारा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो है आलमगीरपुर, और इसके उत्खननकर्ता का नाम है यज्ञदत्त शर्मा, और रोपड़ इसके भी उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा ही हैं। इसको कैसे एग्जाम में याद रखेंगे? देखिए अगर आपने यज्ञ किया हो, ये देखिए यज्ञ है, तो यज्ञ जैसे ही आप करते हैं तो यज्ञ में आहुति देते हैं, तो अगर यज्ञ जब संपन्न होने से पहले काफ़ी धुआं हो जाता है रूप में, क्या हो जाता है धुआं हो जाता है। आपने अगर यज्ञ में भाग लिया होगा तो आपने ये अनुभव किया होगा, यज्ञ में अगर लकड़ी कम हो जाए या आहुति कम हो जाए तो वहाँ पर धुआं उठने लगता है, तो धुआं से आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसी तरह से व्यक्ति रो पड़ता है, ऐसा लगता है कि रोने से लग रहा है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, इतना धुआं हो जाता है। तो यज्ञ से रोपड़ आपको याद आ जाएगा। इसके अलावा देखिए यज्ञ में ही क्या होता है, यज्ञ में आम की लकड़ी यूज होती है, आम की लकड़ी प्रयोग होती है, और घी का प्रयोग होता है। तो ये देखिए आम आ जाएगा, आलम में आपको आम मिल जाएगा, आ और माँ ये दोनों आम हो जाएंगे, और घी से क्या हो जाएगा घी, घी से क्या हो जाएगा घी। तो आम की लकड़ी और घी ये दोनों का प्रयोग भी कहाँ होता है यज्ञ में होता है। तो इस तरीके से आप आलमगीरपुर भी यज्ञदत्त शर्मा से रिलेट करके लगा लेंगे, और आपको याद आ जाएगा कि आलमगीरपुर जो स्थल है हड़प्पाकालीन उसके उत्खननकर्ता का नाम यज्ञदत्त शर्मा है। बढ़ते हैं अगले स्थल की ओर। अगला हमारा जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो है सुतका गेंडोर, और इसके उत्खननकर्ता का नाम है ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। इसको कैसे याद रखेंगे? तो सूती कपड़ों का स्टाइल याद रखना है आपको, सूती कपड़ों का स्टाइल, सूती कपड़ों का स्टाइल याद रखना है आपको। सूती कपड़ों के स्टाइल से, तो सूती से क्या हो जाएगा सूत का, और स्टाइल से ये हो जाएगा ऑरेंज स्टाइल। तो सूत का स्टाइल या सूती वस्त्रों का स्टाइल जो मार्केट में आने लगा है, सूती वस्त्रों का स्टाइल, सूती वस्त्र बहुत सारे स्टाइल में आने लगे हैं, तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे सूती वस्त्रों के स्टाइल से ऑरेंज स्टाइल का नाम। बढ़ते हैं अगले स्थल की ओर। अगला स्थल है बनावली, और इसके उत्खननकर्ता का नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट, और धौलावीरा के भी रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे आप मार्केट से सपोज कीजिए आप सब्जी लेके आए, तो सब्जी पहले जब लाएंगे तो सबसे पहले सब्जी आप क्या करेंगे धुलेंगे, यानी कि धुलना हो गया, और दूसरा आप सब्जी क्या करेंगे बनाएंगे, ये दोनों काम करेंगे। आप मार्केट गए और सब्जी लाए तो सबसे पहले सब्जी आप धुलेंगे और फिर बनाएंगे। तो ये देखिए धौलावीरा में आपको धुलना आ जाएगा, और बना से ये बनावली बन जाएगा। और जब सब्जी धुल के आप बना लेंगे, और अगर आप अच्छे कुक हैं तो आप सब्जी कैसी बनाएंगे स्वादिष्ट बनाएंगे। कैसी बनाएंगे स्वादिष्ट बनाएंगे। तो स्वादिष्ट में ये देखिए क्या आ रहा है दिष्ट, तो दिष्ट और बिष्ट ये आपको मैच हो जाएगा ऑप्शन से। तो स्वादिष्ट बनाएंगे सब्जी, धुली हुई सब्जी भी स्वादिष्ट, और जब बन जाएगी तब स्वादिष्ट बनेगी। तो इन दोनों से आप विष्ट याद रखेंगे सरनेम। मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि ये आपको विष्ट याद रखना है, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में रविंद्र सिंह विष्ट की जगह आपको वो RS विष्ट भी दे सकता है। क्या दे सकता है RS विष्ट भी करके दे सकता है। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं आपने R और S से कोई ट्रिक बनाई हो, यानी कि रविंद्र ना दिया हो ऑप्शन में, R और S दे दिया हो। तो इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति का नाम 3 अक्षर का होता है तब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके सरनेम को रिलेट करके हम ट्रिक बनाएं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपको विष्ट याद रखना है बनावली और धौलावीरा के लिए। स्वादिष्ट
स्वादिष्ट से आपको विष्ट याद रखना है। और इसके अलावा ये देखिए स्वाद में ये देखिए ऐसे लिखा जाता है स्वाद, तो इसमें सा वा और दा ये सब भी रा वा और दा इस तरीके से भी कुछ मैच हो रहा है। वा और दा इसमें भी आ रहा है और इष्ट में ये ई और सा आधा शा और टा। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ हिंट आपको ज़रूर मिल जाएगी कि सब्जी बना के सब्जी धुल के आपने जो बनाई थी वो स्वादिष्ट थी, तो रविंद्र सिंह बिष्ट का नाम आपको 100% एग्जाम में याद आएगा। बढ़ते हैं आगे और अब देख लेते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, पुआ दद और पशु। पुआ दद पशु ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। देखिए ये हमारी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ मतलब उत्तर, और उत्तर में क्या है माँ, तो ऊ और माँ, तो ऊ से उत्तर और माँ से क्या हो जाएगा मांडा, क्या हो जाएगा मांडा। तो उत्तर में क्या है मांडा। फिर से देख लीजिए ये उत्तर है तो उत्तर में माँ है तो माँ से क्या हो जाएगा मांडा। ये हो गया दद और फिर है पुआ, तो पू से क्या है पूरब, तो पूरब में क्या है आ, और आ से क्या हो जाएगा आलमगीरपुर, क्या हो जाएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर हो जाएगा। और इसी तरीके से दद आ रहा है तो दा से दक्षिण और दा से ही क्या हो जाएगा दायमाबाद, तो ये क्या हो जाएगा दा से दायमाबाद, दायमाबाद हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आता है पश्चिम, तो पशु लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, तो सू से क्या हो जाएगा सुत का गेंडोर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है तो पा से क्या हो जाएगा पशु में सू से क्या है सुत का गेंडोर, सुत का गेंडोर। तो ये हो जाएगा हमारा हड़प्पा कालीन स्थल। फिर से देखिए इसका यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, अगर आपको यहाँ से समझ में ना आ रहा हो तो में ऊ से क्या है उत्तर और माँ से क्या है मांडा, यानी कि उत्तर में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मांडा था, मांडा के तरफ था, मांडा चेनाब नदी के किनारे है। उसके बाद पूरब है तो पू से पूरब है और आ से क्या है आलमगीरपुर है। ऐसे ही अगला है दद, तो दद में दा से दक्षिण है और दा से अगला दा है उससे दायमाबाद है। ऐसे पशु में पा से क्या है पश्चिम है और सू से क्या है सुत का गेंडोर है। तो ये आपको याद रखना है पुआ दद पशु, ये आपको याद रखना है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के किनारे है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ये हिंडन नदी के किनारे है, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। दायमाबाद महाराष्ट्र में है और सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है। तो ये सारी बातें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये केवल इसका विस्तार मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपको याद रखना है पुआ दद पशु। बढ़ते हैं आगे, अब हम कुछ हड़प्पाकालीन प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे। ये सारे जो तथ्य लिखे हैं मैंने ये पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसके बाद ये पढ़ने के बाद आप हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। अगर आपने वो पिछले के 3 वीडियो देखे हैं और ये आज का वीडियो, ये अंतिम भाग है, ये अगर आप देख लेते हैं चारों वीडियो तो आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को 90 से 95% तक सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे, अगर आपने ध्यान से ये चारों वीडियो देखे होंगे तब। तो बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा जो हड़प्पाकालीन तथ्य है, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है वो भी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। तो ये आपको याद रखना है। वैसे ये कार्बन डेटिंग के अनुसार दिया हुआ है, वैसे तो अनेक विद्वानों ने अनेक कालों का निर्धारण किया हड़प्पा सभ्यता के बारे में, लेकिन कार्बन डेटिंग के अनुसार यही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपको याद रखना है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन थी, यानी कि ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी।
मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे थी, दजला फरात नदी के किनारे थी, जिसको अब टिग्रिस और यूफ्रेटस कहते हैं। चीन की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी या उसका उद्गम था नील नदी के किनारे था। तो इस तरीके से ये मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे स्थान कहाँ हैं भारत में? उत्तर पश्चिमी भारत के। ये सारे स्थान कहाँ हैं? उत्तर पश्चिमी भारत में। तो हमें ये एग्जाम में याद रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उत्तर पश्चिमी भारत में है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है पिछली बार कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार भारत में किस जगह पर है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत या दक्षिणी भारत, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए हुए थे। आपको उत्तर पश्चिमी भारत सही ऑप्शन टिक करना था। तो ये सारे क्षेत्र जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसके कुछ क्षेत्र पाए गए हैं, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में है। अगला, इस सभ्यता के मोहरों के निर्माण में सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में। सेल खड़ी एक क्या होता है? एक मृदु पत्थर होता है। क्या होता है? एक मृदु पत्थर होता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ये आपको याद रखना है कि सेल खड़ी का प्रयोग इस सभ्यता की मोहरों के निर्माण में किया जाता था। अगला, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं और यहाँ की सामाजिक पद्धति समतावादी थी। तो कांस्य युगीन क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता होगा मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो आंसर था तांबा। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा में क्या मिला दिया? टिन। तांबा में क्या मिला दिया? टिन। तो तांबा और टिन मिला के ये जो मिश्रित धातु बनती है इसी को कहा जाता है क्या? कांसा। तो कांसा का प्रयोग किया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो सामाजिक पद्धति थी वो समतावादी थी। तो इसको कैसे बनाएंगे कि समतावादी थी? समतावादी का मतलब होता है अमीर और गरीब में भेदभाव ना हो, यानी कि समान हो। समतावादी का मतलब जहाँ अमीर और गरीब में भेदभाव ना हो, सभी लोग एक साथ रहते हों, उसी को समतावादी पद्धति कहते हैं। तो इस बात का पता ऐसे चलता है, जब वहाँ के स्थलों की खुदाई हुई थी तो वहाँ पर छोटे मकान और बड़े मकान ये दोनों चीज़ें साथ में ही मिली हैं। तो इस बात से ये अंदाज़ा लगाया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यानी कि अमीर लोग और गरीब लोग, ये दोनों साथ में ही रहते थे, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ का जो समाज था वो कैसा था? समतावादी था। अगला तथ्य है, इस सभ्यता के लोग शहरी थे। ये आपको याद रखना, ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, आपको याद रखने हैं। शहरी थे और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। अगला, यहाँ घर जो है वो ईंटों के बने हुए थे और सर्वप्रथम इन्होंने कपास का उत्पादन किया था। आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो कपास का उत्पादन सबसे पहले भारत में ही हुआ और कपास सर्वप्रथम इन्होंने ही उत्पादित किया था। और कपास का ये उत्पादन के साथ साथ निर्यात भी करते थे, जो उस समय की सभ्यताएं प्रचलित थी वहाँ पर। तो यहाँ पर घर ईंटों के बने थे, आपको पता है ईंटों का अलंकरण मिला है, तो इस बात से भी ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर ईंटों के घर बने हुए थे। और यहाँ का जो समाज था, ये देखिए यहाँ का जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था और वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो कैसे हम याद रखेंगे कि देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? तो देवियों में वो किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। और धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। और इसका साक्ष्य भी मैंने आपको बताया था, हड़प्पा से
एक स्त्री के गर्भ से एक हरा पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। उसको धरती की तरह माना गया है, यानी कि धरती को उर्वरता की देवी की तरह मान के वो पूजा करते थे। तो उनके लिए जो देवी थी जिसकी वो पूजा करते थे वो क्या थी? मातृ देवी। और जो देवता थे वो थे पशुपति। क्या याद रखना है आपको? पशुपति। पशुपति मोहर के बारे में मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो में। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। देवियों में किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की। और देवताओं में किसकी पूजा होती थी? पशुपति की। किसकी होती थी? पशुपति की। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा जो तथ्य है, हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। ये दोनों आपको डेट याद रखनी है, दोनों पूछी गई हैं, 1921 और 1922। इसके अलावा और कोई डेट आपको याद नहीं रखनी है, अभी तक नहीं पूछा गया है कोई भी डेट कि चंदूवड़ो का उत्खनन कब हुआ, ये लोथल का कब हुआ। ये सब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको 1921 और 1922 याद रखना है। हड़प्पा की खोज पहले नंबर पे हुई थी, तो ये देखिए वहाँ पर लास्ट में 1 आएगा। मोहनजोदड़ो की खोज दूसरे नंबर पे हुई थी, इसलिए यहाँ पर लास्ट में 2 आएगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अगला, इस सभ्यता में अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है और यहाँ के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर सर्वाधिक बैल पशु का उत्कीर्ण हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्कीर्ण यानी कि जो मुहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं वहाँ पर सर्वाधिक किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल पशु का। लेकिन इनके लिए जो सर्वाधिक प्रिय पशु था वो क्या था? कुबड़ वाला सांड। कुबड़ का जो सांड था, कुबड़ वाला सांड, ये इस सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु था। और बैल पशु का उत्कीर्ण यहाँ के जो मुहरें मिली हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है। और नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सभ्यता के लोग ही क्या थे? शहरी थे। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है और यहाँ मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग होता था। ये प्रश्न भी पूछा गया है। आद्य ऐतिहासिक को कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल में ये सभ्यता पड़ती है। यही कांस्य युगीन सभ्यता का भी काल है, तो इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। और यहाँ की मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग होता था, ये आपको याद रखना है। अगला, सर जॉन मार्शल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के क्या थे? प्रभारी थे। तो आपको पता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? उत्खनन किसने किया था? एक थे दयाराम साहनी और एक कौन थे? रखालदास बनर्जी। तो ये दोनों किसके अंडर में काम करते थे? ये दोनों जॉन मार्शल के अंडर में काम करते थे। जॉन मार्शल उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के कौन थे? महानिदेशक थे। तो सर जॉन मार्शल के अंतर्गत ये दोनों अंडर में ये दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी काम किया करते थे। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, आपको याद रखना है। जॉन मार्शल प्रभारी थे उस समय। अगला, इस सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे और घरों के विन्यास के लिए इन्होंने ग्रीड पद्धति अपनाई थी। तो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मातृ देवी की पूजा होती थी। और ग्रीड पद्धति का मतलब होता है कि जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटें। ये देखिए, ये मान लीजिए एक ये सड़क है और एक ये सड़क है, ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, इसी को ग्रीड पद्धति कहा जाता है। अगला, इस सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। और ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ना तो ये लोग लोहे से परिचित थे, ना ही ये तलवार के बारे में जानते थे। तो लौह युग जो है बाद में आया है, इसलिए ये लोग लोहा से परिचित नहीं थे। और ये जो दिया हुआ है कि क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था, ये कोई रटने की बात नहीं है कि त्रिभुजाकार आकार था। मैंने आपको बताया था उत्तर पश्चिमी भारत में इसका केंद्र था। तो अगर आप इसको उत्तर में मांडा से, पश्चिम में पाकिस्तान और दक्षिण में दायमाबाद, ये मान लीजिए इस तरीके से है इंडिया का मैप। तो यहाँ पर मांडा और ये क्षेत्र
उत्तर पश्चिमी भारत और थोड़ा सा पाकिस्तान का क्षेत्र, और यहाँ पर दायमाबाद, ये दायमाबाद, ये मांडा, और ये पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र, और ये पंजाब गुजरात का क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों को मिला देंगे तो ये आकृति त्रिभुजाकार सी बन जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसका जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। अगला, लोथल, सुतका, गेंडोर और कुंतासी यहाँ के क्या थे, बंदरगाह थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोथल पूछा जाता है बार बार, लोथल बंदरगाह है, और सुतका गेंडोर भी बंदरगाह है, पाकिस्तान में है, और कुंतासी गुजरात में है। ये तीनों बंदरगाह थे जहाँ से व्यापार होता था अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग देशों में, ईरान में, मेसोपोटामिया में या इराक में। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है। कैसी है, भाव चित्रात्मक है। और इस सभ्यता की जो भाषा है वो अज्ञात है। भाषा कैसी है, अज्ञात है, यानी कि इसको पढ़ा नहीं जा सका है। और लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है। केवल यहाँ पर कुछ चिन्ह मिले हैं और उनको पढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये भाषा, ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला, हड़प्पावासी सोना, चांदी, तांबा, सीसा और टिन इनसे परिचित थे। ये याद रखना है, इनसे परिचित थे, अन्य देशों से मंगाते थे, ये सारी वस्तुएं आयात करते थे। तो इसको याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है, सोचता सिटी। क्या याद रखना है, सोचता सिटी। तो सो से क्या है, किन धातुओं से परिचित थे, तो आपको ट्रिक बतानी है, सोचता सिटी। तो सो से क्या है, सोना। चा से क्या है, चांदी। ता से क्या है, तांबा। और सिटी में सी से क्या है, शीशा। और टी से क्या है, टिन। तो सोचता सिटी आप याद रखेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं से परिचित थे। अगला, सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। ये आपको याद रखना है, सबसे पहले जौ और फिर गेहूं। जौ और गेहूं यहाँ की मुख्य फसल थी। गन्ना के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो गन्ना ये लोग नहीं जानते थे, गन्ना क्या होता है ये आपको याद रखना है। अगला, चावल के दाने लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी है। लोथल से चावल के दाने मिले हैं और रंगपुर से धान की भूसी मिली है। क्या मिली है, धान की भूसी मिली है। तो किताबों में ये डायरेक्ट लिख दिया जाता है, चावल के दाने लोथल और रंगपुर से मिले हैं। तो चावल के दाने लोथल से और रंगपुर से धान की भूसी मिली है। अगला, पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था या प्रिय पशु था। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु था। तो इस तरीके से ये हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है। इसमें कुछ और भी प्रश्न हैं, आप पढ़िएगा। लेकिन इतना भी अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो वनडे एग्ज़ाम में जो एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं उनमें निश्चित ही आपको लाभ होगा, और पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं आप उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।